हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरएम के टेस्ट नंबर 14 के बारे में। अगर आप इसे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सेल्सफोर्स वन ऑफ द लीडिंग सीआरएम प्लेटफॉर्म वाज फाउंडेड ऑन। तो मतलब सेल्सफोर्स की स्थापना जो है ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1999 हो जाएगा। ये सेल्सफोर्स जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है और ये कैसा कंपनी है तो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। कैसा कंपनी है तो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो हेड क्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका हेड क्वार्टर है। इसका स्थापना यानी कि फाउंडेशन जो पूछा था क्वेश्चन में यही तो पूछा था, तो इसका हुआ था फरवरी 1999 में। ये क्या प्रोवाइड करता है तो इट प्रोवाइड कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सर्विस, मतलब ये सीआरएम सिस्टम प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट भी देख लीजिए। देखिए अगला पॉइंट है एंड, और ये क्या प्रोवाइड करता है तो कॉम्प्लीमेंट्री सूट पर फोकस करता है, जो कि मतलब कस्टमर सर्विस से जो रिलेटेड है उस पर ये फोकस करता है। जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल के लिए बताएं तो आपका मार्केटिंग हो जाएगा, ऑटोमेशन हो जाएगा, एनालिटिक्स हो जाएगा एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो जाएगा। ये सब इसका काम है। इसका फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया था, मतलब इसके फाउंडर कौन है तो मार्क बेनिफो एंड पार्कर हैरिस इसका फाउंडर है। समझ गए बातों को। लेकिन इसका प्रेजेंट में सीईओ अगर पूछ दे तो यही है, मार्क बेनिफो ही इसका सीईओ है प्रेजेंट में। तो ये सभी टर्म जो मैं लिखा हूँ ना ये सभी आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं, आप एक के माध्यम से 4 क्वेश्चन आपको समझना है। समझ गए बातों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डैश डैश एंड टोटल कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट द कस्टमर वैल्यू। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में पढ़िएगा तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कुल, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कुल लाभ और कुल लागत के बीच का अंतर जो होता है वही क्या कहलाता है कि ग्राहक का गठन करता है। समझ गए बातों को। इसके बारे में थोड़ा 1-2 लाइन सोल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या इसका आंसर तो हो जाएगा आपका मतलब बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन इसको आपको कैसे याद रखना है तो एक छोटा सा डिफिनीशन के टर्म में ही याद रखना है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बेनिफिट एंड द टोटल कॉन्स्टिट्यूट द कस्टमर वैल्यू। मतलब इसका अगर हिंदी में बोले तो कुल लागत और मतलब कुल लाभ और कुल लागत के बीच के अंतर से ही क्या होता है कि ग्राहक का मूल्य बनता है। क्या बनता है ग्राहक का मूल्य। और देखिए ग्राहक का जो मूल्य होता है कि द कस्टमर वैल्यू इज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। मतलब कौन कौन फैक्टर पे जो होता है वो कस्टमर वैल्यू डिपेंड होता है तो मतलब क्वालिटी पे, सर्विस पे और प्राइस पे। कि कोई भी कंपनी है अगर वो मतलब क्वालिटी अच्छा दे रहा है, ठीक है, उसके बाद वो सर्विस भी अच्छा दे रहा है और प्राइस भी अच्छा दे रहा है, तो वहाँ पे ही कस्टमर वैल्यू क्रिएट होता है। समझ गए बातों को। और इस तीनों को हम क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी कंपनी अगर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और प्राइस भी प्रोवाइड कर रहा है तो उस तीनों को मिला करके क्या होता है कस्टमर वैल्यू ट्राइड होता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इस तीनों को मिला के ये बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन इन एनालिटिकल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें से कौन है ऑप्शन जो कि एनालिटिकल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या कह रहा है सी में कि इट इज ऑल्सो सम टाइम कॉल स्ट्रेटेजिक सीआरएम। तो नहीं, इसको हम स्ट्रेटेजिक सीआरएम नहीं कहते हैं। आपको हम 4 टाइप के सीआरएम पढ़ा चुके हैं, जिसमें से एक टाइप, इसी 4 में से एक को हम क्या बोलते हैं सम टाइम, उसको स्ट्रेटेजिक सीआरएम भी बोलते हैं। तो ये आपको बताना है कि हम किस सीआरएम को मतलब कभी कभी स्ट्रेटेजिक सीआरएम ही बोलते हैं। हमें आपको 4 बार पढ़ा चुके हैं, तो आप हमें इसका कमेंट करके ऑप्शन जरूर बताइएगा। हालांकि ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या है। ये एनालिटिकल सीआरएम के बारे में ए और बी और डी जो है ये सही है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि इट गैदर द कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइज द डाटा इन ए स्ट्रक्चर वे। तो ठीक है, इसका काम ही यही है कि कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेना और उसको एनालाइज करना। दूसरा आपका ऑप्शन है बी, कह रहा है कि डाटा एनालाइज इज ए मेन फंक्शन ऑफ एनालिटिकल सीआरएम। तो हाँ, डाटा को एनालिसिस करना ही मेन फंक्शन होता है किसका, एनालिटिकल सीआरएम का होता है। ऑप्शन आपका डी क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है
कि एनालिटिकल सीआरएम सपोर्ट बैक ऑफिस ऑपरेशन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी सही है, मतलब बैक ऑफिस ऑपरेशन को ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है एनालिटिकल सीआरएम। इसके बारे में एक दो लाइन आप और देख लीजिए अच्छे से। देखिए दोस्तों, ये सभी बात आपको बहुत काम आएगा एग्जाम में, आप मानिए मेरा बात, मैं आपको सही रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए आपका पहला जो पॉइंट है क्या कह रहा है कि एनालिटिकल सीआरएम गैदर द कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइज द डाटा इन ए स्ट्रक्चर वे। तो बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा बात है कि इट मेंटेन, तो ये क्या चीज़ को मेंटेन करता है, तो रिकॉर्ड किसके बीच में, तो जो भी क्लाइंट या कस्टमर होता है उसके और मतलब ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बीच में, समझ गए बातों को। और ये हेल्प करता है एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब उसको सेल्स करने में और मार्केटिंग करने में ये डाटा मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को हेल्प करता है। अगला पॉइंट है आपका, इसका मेन एम क्या होता है कि डेवलप करना, सपोर्ट करना, इन्हांस करना, किसके लिए, तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के लिए। कोई भी कंपनी डिसीजन मेकिंग किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कब कर सकता है, जब उसके पास एक अच्छा डाटा एनालिसिस आ जाए। तो इसका तो वही काम है कि डाटा को अच्छे से एनालिसिस करके देना। तो जब डाटा को अच्छे से एनालिसिस हो गया, इसके मतलब वो डिसीजन लेने के लिए अब कैपेबल हो गया कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डैश डैश बिहेवियर अकर व्हेन कंज्यूमर आर नॉट पार्टिकुलरली इन्वॉल्व इन द परचेज एंड बाइंग डिफरेंस प्रोडक्ट इन सर्च ऑफ वैरायटी। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वैरायटी सीकिंग बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप हिंदी में देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है तो उसको आप हिंदी में पढ़िए, और हिंदी में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में पढ़िए। दोनों में पढ़ने के बाद बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन सीआरएम इकोनॉमी मार्केटिंग में है कि आपको सोल्व हो जाएगा। जैसे कि इसको हिंदी में पढ़िए, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार का मांग। अब यहाँ पे इसको फिट कीजिए, विभिन्न प्रकार का मांग व्यवहार तब होता है मतलब तब होता है जब उपभोक्ता विशेष रूप से खरीद में शामिल न हो। जब उपभोक्ता विशेष रूप से खरीद में शामिल नहीं होता है, जैसे कि उस उपभोक्ता को अभी मतलब किसी भी ब्रांड या किसी कंपनी से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, तभी वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अलग अलग जगह पे ट्राई करते रहता है, भटकते रहता है। समझ गए बातों को ना, नया नया चीज़ों को तलाश करते रहता है। लेकिन अगर कोई भी जो है उपभोक्ता है, कस्टमर है, वो अगर किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के साथ एक बार अच्छे से मतलब फ्रेंडली हो जाता है तो वो बार बार उसी को लेता है, तो इसीलिए उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसमें से कौन सा है जो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है किसी भी कंज्यूमर के लिए, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एटीट्यूड हो जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है किसी भी कंज्यूमर या बायर का। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मतलब आंसर तो हो जाएगा आपका एटीट्यूड हो जाएगा। एटीट्यूड क्या है, देखिए एटीट्यूड इज ए साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंज्यूमर बिहेवियर। ये साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है। अगला है आपका कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। 4 टाइप के साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। वो कौन कौन होता है, तो एक आपका मोटिवेशन हो जाएगा, दूसरा आपका परसेप्शन हो जाएगा, तीसरा आपका लर्निंग हो जाएगा, और चौथा जो होता है ये एटीट्यूड और बिलीफ होता है। जो भी मतलब किसी भी कंज्यूमर या कस्टमर के पास जो एटीट्यूड और बिलीफ है वो क्या करता है ना कि उस प्रोडक्ट को बाइंग करने के लिए उसे इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन लेने के लिए, यानी कि इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन, मतलब उसका जो बाइंग डिसीजन है उसको ये इन्फ्लुएंस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अभी तक आप मतलब ई बुक से रिवीजन नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अभी आपके लिए आपका समय बहुमूल्य है, 150 रुपया बहुमूल्य नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी उससे बेनिफिट होगा तो वही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीआरएम सिस्टम इज अवेलेबल टू परचेज ऑफ द सेल्फ एंड कैन बी टेलर टू द नीड ऑफ द बिजनेस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मतलब इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑन प्रीमाइसेस सीआरएम हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है कि ऑन प्रीमाइसेस सीआरएम देयर आर मेनी सीआरएम सिस्टम्स that are available for purchase of the shelves. These can be
नीड ऑफ बिजनेस, दीज कैन बी नीड ऑफ बिजनेस, मतलब बहुत सारे CRM सिस्टम है जो किस लिए ज़रूरत है, तो मतलब बिजनेस के रेगुलेट करने के लिए वो ज़रूरत होता है, डाटा को फाइंड करने के लिए, कस्टमर के इन्फॉर्मेशन के लिए, रिलेशन बनाए रखने के लिए, इन सब के लिए ज़रूरत होता है। अगला पॉइंट है आपका कि कंपनी सच है, जैसे कि CRM के फील्ड में बहुत सारा कंपनी है जो अपना टेलरिंग करते रहता है, मतलब जो एक्सपर्ट कंपनी है। तो CRM के फील्ड में जो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट कंपनी है वो कौन सब है, तो जैसे कि आपका सिबल हो गया, ओरेकल हो गया, तो ये सब कंपनी CRM के फील्ड में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश डैश रेफर्स टू ए रिलेशनशिप थ्योरी दैट वाज डेवलप्ड बाय थिबाउट एंड केली इन 1959 में, मतलब इन दोनों के द्वारा क्या डेवलप किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको फिट कीजिए। देखिए सोशल एक्सचेंज थ्योरी, ये सब एक्चुअली जितना भी फिल इन द क्वेश्चन है ना, वो एक तरीके से एक छोटा सा डिफिनीशन है वो CRM सिस्टम के अंदर, समझ गए बातों को, या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसको यहाँ पे फिट कीजिए कि सोशल, यानी कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी रिफर्स टू ए रिलेशनशिप थ्योरी दैट वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो थिबाउट और केली के द्वारा। कब डेवलप किया गया, तो 1959 में डेवलप किया गया। देखिए ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन ए जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि IDIC जो है आपका मॉडल जो है, इसका सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो आइडेंटिफाई, डिफ्रेंशिएट, इंटरेक्ट और उसके बाद कस्टमाइज। जो किसी भी कंपनी या किसी भी मॉडल का जो लास्ट पर्पस होता है वो कस्टमाइज होता है, मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में फाइनली उस कस्टमर तक पहुंचाना, बेचना, प्रॉफिट लेना, ये सब होता है। तो आइडेंटिफाई का मतलब क्या होगा कि उसको मतलब आइडेंटिफाई करना, पहचानना। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना, मतलब सेग्रीगेट करना कि कौन सा है जो किस टाइप का, ये सब हम आपको पीछे भी बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब वीडियो जरूर देखते होइएगा। उसके बाद इंटरेक्ट करना, इंटरेक्ट करने का मतलब है कि उसे इंटरेक्ट करना, उसको बताना उन चीज़ों के बारे में, और उसको कोई डाउट है तो उसको रिजोल्व करना। देखिए IDIC मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा, तो ये पेपर्स और रोजर्स के द्वारा डेवलप किया गया। बहुत बार इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसी के लिए मतलब इसके नीचे हम आपको हिंदी भी लिख देते हैं कि नोट देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो पेपर्स और रोजर्स के द्वारा डेवलप किया गया। देखिए ये जो IDIC जो मॉडल है, इसका यूज किस लिए किया था, तो यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग CRM इन ए वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनी के अंदर प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्यूशन को करने के लिए इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट इन CRM बिजनेस साइकिल्स, तो मतलब CRM बिजनेस साइकिल में इसमें से कौन है जो कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि सी हो जाएगा, जेनरेट एंड इलिमिनेट जो है इसका फंक्शन नहीं है। समझ गए बातों के। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या क्या है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए आपका आंसर तो हो जाएगा, यानी कि जेनरेट और इलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कंपोनेंट ऑफ CRM बिजनेस साइकिल्स इंक्लूड्स, तो मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये यहाँ पे आपके पॉइंट नंबर एक जो है एक्वाइजेशन एंड रिटेनिंग। रिटेनिंग का मतलब ये हो गया कि किसी भी कंपनी के अंदर जो कस्टमर है उसको लॉन्ग टर्म तक लेकर के चलना, उसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना। समझ गए बातों को। दूसरा पॉइंट है कि अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट, मतलब उसको समझिए और उसको सेग्रीगेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है कि डेवलप एंड कस्टमाइज। डेवलप यानी कि डेवलप और कस्टमाइज का मतलब क्या है कि उन चीज़ों को आगे बढ़ाइए और उसको कस्टमाइज कीजिए, कैसे किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि इंटरेक्ट एंड डिलीवर, मतलब उसको साथ इंटरेक्ट कीजिए जो कस्टमर है और कंज्यूमर है उसके साथ, और उसको क्या चीज़ का ज़रूरत है उसको आपको डिलीवर करना है उस मैनर में, ताकि वो आपका लॉन्ग टाइम तक एक कस्टमर बना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि डैश डैश रेफर्स टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल CRM डेट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन परफॉर्मिंग वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो नीचे है मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरप्राइज मार्केटिंग ऑटोमेशन हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्राइज मार्केटिंग ऑटोमेशन। देखिए अब इस क्वेश्चन को अब एक बार पढ़िए और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इंटरप्राइज मार्केटिंग ऑटोमेशन रिफर्स टू ए टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल CRM डेट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन परफॉर्मिंग वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा एक दो लाइन और एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी देख लीजिए। देखिए
इंटरप्राइज मार्केटिंग ऑटोमेशन जो होता है इसका आपको शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म भी याद रखना है शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि इंटरप्राइज मार्केटिंग ऑटोमेशन फोकस ऑन ऑटोमेटिक मार्केटिंग सिस्टम। ये किस पे फोकस करता है? तो ऑटोमेटिक मार्केटिंग सिस्टम पे फोकस करता है ताकि उस सेल को मतलब होने में बहुत ज़्यादा उसको इंप्रूवमेंट मिल सके। दूसरा पॉइंट है आपका कि द मेन फंक्शन ऑफ द इंटरप्राइज मार्केटिंग ऑटोमेशन टू रन वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी, मतलब वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटी को एक ही साथ रन करने में इसको मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है। अगला पॉइंट है आपका कि यानी कि इंटरप्राइज मार्केटिंग ऑटोमेशन हेल्प्स कंपनी टू मेंटेन करने में हेल्प करता है। किस किस चीज़ को मेंटेन करता है? तो मैनेज यानी कि मतलब मेंटेन और मैनेज करता है। और उसके बाद क्या करता है कि फिल्टर करता है किसको? कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन आया है उसको भी ये फिल्टर करता है। तो ये सब अगर हो जाता है तो आपको अगला पॉइंट क्या है कि इट इज़ द हेल्प्स फॉर प्रोडक्ट कैंपेन। और ये किस लिए हेल्प होता है? तो प्रोडक्ट को कैंपेन करने के लिए यानी कि एडवर्टाइजिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए भी ये हेल्प होता है, क्योंकि ऑटो तरीके से सब कुछ होता है ना, इसीलिए कंपनी को इसे मतलब मैक्सिमम बेनिफिट होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्या कर रहा है कि डैश डैश रेफर्स टू एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर हैव विथ ए ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब किसी भी तरीके से, डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से अगर कोई भी कस्टमर है वो मतलब प्रोडक्ट के साथ, ब्रांड के साथ या सर्विस के साथ अगर इंटरेक्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ऑप्शन बी हो जाएगा, कस्टमर टच पॉइंट बोलते हैं। समझ गए बातों को? यहाँ पे आप फिल करके देख लीजिए, कस्टमर टच पॉइंट टू एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ कस्टमर विथ ए ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विस। ये देखिए एक्चुअली 3 तरीके से इसको देखा जाता है। इसके बारे में सॉल्यूशन देख के आपको अच्छे से पता लगेगा। देखिए सबसे पहले बात हम इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम ऊपर वाले को देखेंगे। देखिए जो आपका जो टच पॉइंट जो होता है किसी भी कस्टमर का, वो किसी भी प्रोडक्ट रिगार्डिंग मतलब प्रोडक्ट और ब्रांड के जो रिगार्डिंग तो कैसे होता है? एक तो होता है आपका बिफोर परचेजिंग, मतलब परचेज करने से बिफोर उसके टच पॉइंट बनता है। उसके बाद ड्यूरिंग मतलब परचेजिंग भी बनता है। उसके बाद आफ्टर परचेजिंग भी बनता है। तो मतलब क्या कि उस कंपनी से लगाव बढ़ रहा है तो किस माध्यम से बनेगा? बिफोर परचेजिंग जो बनेगा ये आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बनेगा। जैसे कि आप सोशल मतलब मीडिया के ऊपर देखे उस प्रोडक्ट के बारे में तो आपका थोड़ा वहाँ पे लगाव बढ़ा क्योंकि उसके बारे में अच्छा बताया गया इसलिए। उसके बाद आप क्या चेक कीजिएगा कि उसका रेटिंग और रिव्यू देखिएगा, तो अच्छा रेटिंग रिव्यू रहेगा तो वहाँ भी टच पॉइंट आपको बनेगा। टच पॉइंट मतलब क्या? उससे जुड़ते जाइएगा आप। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ मतलब बहुत लोग आपको बताएंगे मुंह से बोल बोल करके कि हाँ ये चीज़ें अच्छा है, उससे भी आपको बनेगा। उसके बाद क्या? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी आपको मतलब जैसे कि कोई बहुत बड़ा पर्सनालिटी उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसके माध्यम से भी आपका टच पॉइंट बनता है। उसके बाद मार्केटिंग के माध्यम से, जैसे कि जो टीम होता है मार्केटिंग टीम वो उन चीज़ों को भी प्रचार करते रहता है तो उसके माध्यम से भी बनेगा। और ड्यूरिंग परचेज, जैसे कि आप परचेज अगर करने लगे इस सब के माध्यम से उसका टच पॉइंट आपका बन गया, मतलब आपको विश्वास हो गया कि अच्छा है। तो जब आप परचेज करने के लिए जाइएगा तो उसके वेबसाइट पे जाइएगा, उसके स्टोर में भी जाइएगा, वेबसाइट पे जाने के उसके कैटलॉग चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके सेल्स मतलब जो उसका स्टाफ होगा, सेल्स होगा, मतलब वो सब भी आपको उस दौरान मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा आपको पॉइंट भी मिलेगा। पॉइंट मतलब कहने का कि आपको जैसे कि जिस समय आप परचेज करते तो परचेज करने के दौरान आपको मतलब कंपनी की तरफ से आपको ऑफर दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा कि सर आप कार्ड बना लीजिए या आपको इतना पॉइंट मिल जाएगा, इतना ऑफर दे देंगे। तो ये सब भी आपको ड्यूरिंग परचेज मिलता है। तो ये सब आपको एक टच पॉइंट ही बनाता है। या उसका जो सेल्स पर्सन है वो आपके साथ अच्छा से बिहेवियर करे तो सब एक आपका मतलब टच पॉइंट बनता है। और आफ्टर परचेजिंग क्या क्या होता है? तो जैसे कि आप परचेज तो कर लिए तो बिलिंग तो करिएगा ही ना, तो बिलिंग हो गया आपका, ठीक है। जो आपका ट्रांजेक्शन मेल हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऑनलाइन आपको हेल्प सेंटर प्रोवाइड कर रहा है, ये सब आपका एक टच पॉइंट बन रहा है, ठीक है। आपको सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि सर्विस एंड सपोर्ट टीम आपको मिल रहा है। तो ये सब एक तरीके से उस कंपनी के लिए आप एक टच पॉइंट बनते जा रहे हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बनते जा रहे हैं। समझ गए बातों को? तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए जब हम नोट प्रोवाइड करेंगे तो आपको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। समझ गए बातों को ना? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंग प्रैक्टिस रेफर्स टू ए सिचुएशंस वेयर गुड्स नीड टू परचेज फ्रॉम ए पार्टिकुलर सोर्स ओनली। मतलब यहाँ पे कर रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर होता है जो एक पार्टिकुलर सोर्स से ही अपना सामान हमेशा खरीदते हैं। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कंसंट्रेटेड बाइंग हो जाएगा। कंसंट्रेटेड बाइंग में जो कस्टमर होता है और बायर होता है वो किसी फिक्स सोर्स से अपना सामान खरीदते रहते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। एक झलक आप चारों के बारे में देख लीजिए, आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। देखिए
आंसर तो आपका हो जाएगा कंसंट्रेटेड बाइंग होता है। इसमें क्या होता है कि इन कंसंट्रेटेड बाइंग द बायर कैन बाय नेसेसरी गुड्स फ्रॉम वन और फ्यू सेलर्स इन सर्टेन एरिया, मतलब वो कुछ ही एक या एक से थोड़ा ज़्यादा से ही वो अपना सामान खरीदता है, बहुत से नहीं खरीदता है। समझ गए बातों को। दूसरा पॉइंट है आपका कि बायर कैन गेट फैसिलिटी, मतलब बायर जो है वहाँ पे मतलब एक ही से या मतलब 2 ही 3 से क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसको उतना ही मतलब सेलर से उसको पूरा फैसिलिटी मिल जा रहा है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि उसको गुड क्वालिटी मिल जा रहा है, उसको लो प्राइस पे मिल जा रहा है, गुड सर्विस मिल रहा है, तो इसी के लिए वो वहीं से चीज़ें खरीद रहा है। अगला पॉइंट है आपका कि व्हेन ए बायर गेट क्वालिटी क्वांटिटी एंड प्राइस, मतलब गुड प्राइस, मतलब गुड प्राइस करने का मतलब कि लो प्राइस पे, अच्छे प्राइस पे, दे फील साइकोलॉजिकल सेटिस्फाइड। अगर ये सब चीज़ किसी भी बायर को या कस्टमर को मिलता है तब वो क्या करने लगता है, मतलब साइकोलॉजिकल सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब उसके साथ उसका जुड़ाव बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आपका था कि डाइवर्सिफाइड बाइंग, इसमें उसके अपोजिट होता है। यहाँ पे जो बायर जो होता है ना या कंज्यूमर होता है वो क्या करता है कि मतलब बहुत सारे सप्लायर पे डिपेंड होता है, मतलब किसी एक सप्लायर पे डिपेंड नहीं होता है, मतलब सीधे आपको उसके अपोजिट में इसका समझना है। हालांकि ये कई बार और भी हम क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के माध्यम से बता चुके हैं। अगला आपका पॉइंट है कि यानी कि कंजर्वेटिव बाइंग। देखिए कंजर्वेटिव बाइंग में क्या होता है ना कि कंजर्वेटिव का मतलब समझते हैं ना कि कम, कंजर्वेटिव का एक मीनिंग होता है कम, यानी कि परचेजिंग केयरफुली इन ए स्मॉल अमाउंट बेस्ड ऑन करेंट नीड, करेंट नीड के बेस पे इसमें परचेजिंग किया जाता है। अगला आपका पॉइंट है कि स्पेकुलेटेड बाइंग। स्पेकुलेटेड बाइंग में क्या होता है कि इसमें क्वालिटी मतलब क्वांटिटी जो है ना ज़्यादा खरीदा जाता है, बल्क में खरीदा जाता है, यानी कि आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि होलसेल्स में शॉपिंग करना। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग CRM इंक्लूड्स डाटा अबाउट मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर, चैनल्स, कॉम्पिटिटर, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल। इस सब के बारे में कौन सा CRM है जो डाटा रखता है, यही आपको बताना है। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्ट्रेटेजिक CRM, इसका आंसर हो जाएगा। CRM का जो 4 गो टाइप होता है तो वो यही चारों टाइप है, ऑपरेशनल CRM, स्ट्रेटेजिक CRM, एनालिटिकल CRM और कोलेबरेटिव CRM होता है। ये आपको याद रखना है और इस सभी के बारे में हम आपको पीछे बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन नहीं लिखे आज। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, और ई बुक से आप रिवीजन भी करिए, 100% आपको बेनिफिट होगा। इस बात को हम आपको भरोसा दिला रहे हैं। समझ गए बातों को। आपके लिए अभी सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो टाइम है ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सबको आप लिखने के लिए बैठिए, लिखिए बिल्कुल नहीं। एक बार अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। ये सब जब 10-10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस सब का हम आपको PDF के फॉर्म में, ई बुक के फॉर्म में अच्छे से बना करके दे देंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छे सहूलियत हो सके। आपके लिए अभी 50-100 रुपया मैटर नहीं करेगा, लेकिन टाइम और कंटेंट बहुत मैटर करेगा दोस्तों, आप विश्वास कीजिए हम पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।